इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। एक मुस्लिम लड़का और एक नॉन मुस्लिम की कहानी। आखिर क्यों वो मस्जिद जाते ही झूमने लगी, मैं समझ नहीं पाया। आखिर क्यों हर बार उसे भूलने की कोशिश मेरी नाकाम हो जाती थी। जब जब मैं उसे भूलना चाहता था तब तब मैंने उसे देखा और हर बार की तरह इस बार भी मुझे उससे मोहब्बत हो गई। आइए सुनाती हूँ आपको सैयद और वंशिका की मस्त कहानी। सैयद अपने घर का इकलौता बेटा था और उसके ऊपर 3 बहनों की जिम्मेदारियां थीं। पापा ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, जैसे तैसे घर का गुजारा चल ही रहा था। बस कि छोटी सी उम्र में उसे ऐसा लगा कि उसे अब काम पे लग जाना चाहिए। उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे थे। कुछ न कुछ वो हमेशा करना चाहता था, मगर बहन की शादी भी सर पर थी और उसकी खुशी से बढ़कर कुछ भी न था। वो लड़का बाहर जाना चाहता था। बाहर जाऊं तो कुछ काम कर लूं, थोड़े पैसे कमा लूं जो मेरी बहन की शादी में काम आएंगे। इसी फिक्र में मैं बाहर जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक लड़की दिखी। वो भी मुझे ही देख रही थी और वो मेरे सामने से गुजर गई। फिर पता चला मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की कज़िन है। मैं अपने दोस्त के साथ उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने अगले ही दिन पहुंचा। तब वहाँ उससे मेरी मुलाकात हुई। उसका नाम वंशिका था। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने बोला सैयद सैम मेरा नाम है। बोली ओह सैयद। खैर उसे उस दिन मंदिर जाना था, वो वहाँ से जल्दी निकल गई। मेरी भी असर की नमाज का वक्त हो चला था। फिर मैंने वंशिका का नंबर मांगा। उससे बातें करना शुरू हो गई। पता ही नहीं चला कि उसकी आदत धीरे धीरे मुझे कब और कैसे हो गई। अब ये दोस्ती है या प्यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दिन ब दिन बातें बढ़ती जा रही थी और जब उसका कॉल ना आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं कॉल ना करूं तो उसे अच्छा नहीं लगता। मगर ये दोस्ती है या प्यार, ये अभी समझ में नहीं आ रहा था। मगर जो कुछ भी था, धीरे धीरे हम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अगर वो अपनी दोस्ती के साथ कहीं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाए तो मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। मैंने उसे कॉल की, गुस्सा किया। वो बोली सैयद किस हक से बोला। अच्छा सैयद बोला, अच्छा हक की बात है तो किस हक से मुझसे बात करती हो, ये बोलो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं क्या करूं सैयद। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुमने बोला थी तुम्हारे अंदर हिम्मत कि तुम मुझसे कह पाते सैयद मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब तुम भी कुछ बोलो। चलो तुमने बोल दिया, बात वहीं पे ख़त्म करता हूँ। तुम बोलो या मैं, बात तो एक ही है। मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है वंशिका। अब मुझसे मिलने आओ, मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। सैयद वंशिका से मिलने चला जाता है। वंशिका के साथ घूम रहा होता है कि अचानक वो किसी ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। वो पहुंच जाता है बेली गारत पार्क। वहाँ पर जिन्नातों के भूत उतारे जाते हैं। वो उस जगह पहुंच जाता है। अचानक वहाँ पर वंशिका का सर घूमने लगता है और उसको चक्कर आने लगते हैं और वो सैयद से कहती है कि सैयद प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे यहाँ डर लगता है। तो सैयद कहता है ऐसी क्या बात है और तुम यहाँ डर क्यों रही हो, इतने लोग हैं यहाँ, दिन में भी कोई डरता है। वंशिका कहती है सैयद चलो, मुझे डर लग रहा है
वंशिका की आवाज़ बदलना शुरू हो जाती है और सैयद उसे देखता ही रह जाता है कि ये क्या कर रही है। वंशिका अपना बैंड निकालती है और बाल खोलती है और सर को ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगती है। वो झूमने लगती है। वो डर जाता है, उसने ये सब कभी नहीं देखा। वो वहाँ से उसका हाथ पकड़ता है, उसे लेके फ़ौरन भागता है और कहता है ये तुम क्या कर रही थी। तो कहती सैयद मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। सैयद डर जाता है और उसको फ़ौरन उसके घर छोड़ देता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। उसकी बहन घर पे नमाज़ पढ़ रही होती है और जब वो देखती है कि सैयद घर आया है और वो पड़ा हुआ पानी उठा के फ़ौरन से पीने लगता है। वो सोचती है कि सैयद बाहर से आते ही फ़ौरन पड़ा हुआ पानी क्यों पी रहा है। उसका दिमाग खटकता है। वो बहुत तेज़ और होशियार लड़की थी और सैयद पे काफ़ी नज़रें रखती है क्योंकि वो उसका छोटा भाई होता है। वो बहुत चाहती होती है अपने भाई को, बहुत केयर करती होती है। वो कहती है मम्मा से कि मम्मा सैयद बाहर से जैसे ही आया उसने आकर फ़ौरन पड़ा हुआ पानी पिया, ज़रूर कोई मसला है। मगर सैयद ने अभी तक अपनी बहन से इस बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया। वो दिन पे दिन देखती जा रही होती है कि सैयद कभी कोई हरकत करता है, कभी कहता है मेरे ऊपर पढ़ के फूंक दो, कभी कहता है कि मुझे डर लग रहा है, आयतल कुर्सी पढ़ दो। वो समझने लगती है कोई माजरा ज़रूर है, ज़रूर कोई मामला पेश आ गया है जो सैयद मुझसे छुपा रहा है। मैं पूछ के रहूँगी, मैं जान के रहूँगी कि सैयद ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया है। अगले ही दिन सैयद इशारा करता है सोते हुए अपनी बहन को कि बहन पड़ा हुआ पानी कहाँ रखा है। पास में मम्मा लेटी होती हैं, इसी कारण वो बोल नहीं पाती। तो वो मैसेज करती है कि मम्मा सुन लेंगी, आवाज़ मत करो, फ्रिज में रखा है बॉटल, उठा के ले जाओ। और सैयद फ़ौरन मम्मा को ना पता चले इसलिए चुपके से फ्रिज खोलता है और वहाँ से बॉटल निकाल लेता है और लेकर चला जाता है। फिर वो ये सोचती है कि ये कहाँ गया है और ये पानी पड़ा हुआ किसे पिला रहा है। वो मैसेज करती है भाई तुम कहाँ हो। भाई का रिप्लाई आता है बहन मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें बाद में पूरी डिटेल बता दूँगा। वो कहती है ओके। फिर मम्मा को शक होता है कि पड़ा हुआ पानी की बोतल नहीं मिल रही है। वो बोलती है हाँ वो मैंने छुपा दी है, बार बार फैसल भाई से लेना जाए इसलिए। खैर पूरा दिन किसी तरह से कट जाता है, गुज़र जाता है ये दिन। फिर असर का वक्त होता है तो उसकी आपा नमाज़ पढ़ने बैठ जाती है और ज़िक्र कर रही होती है अल्लाह का। वैसे ही सैयद के कदमों की आहट सुनाई देती है कि मैं दरवाज़े पे जाती हूँ और देखती हूँ कि सैयद क्या बात है, तुम कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे क्या माजरा है, क्या मामला है, तुम मुझे बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे कुछ पता चले, शायद इस बात का हल मैं निकाल सकूँ। वो कहता है बहन क्या बताऊँ, बड़ी ही गड़बड़ हो चली है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, किस तरह बताऊँ, तुम क्या कहोगी। उसकी बहन कहती मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा है क्या, जो भी बात है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। सैयद कहता है बहन अगर कोई मुसीबत में है तो क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। उसकी बहन कहती बिल्कुल करना चाहिए, कौन मुसीबत में है, क्या बात है। तो सैयद बताता है कि एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई जो कि नॉन मुस्लिम है और उसका बिलीव खुदा पर नहीं है, भगवान पर है। तो क्या मैं उसका यकीन बदल सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मगर मैंने उससे कह दिया है कि तुम नॉन मुस्लिम हो और मैं मुस्लिम हूँ, हमारे बीच सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है, एक इंसानियत का रिश्ता है। मैंने सोचा था कि मैं अब उससे बात करना बंद कर दूँगा, लेकिन जब मैंने उसको मुसीबत में देखा तो मुझे लगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे उसको इस तरह इस हाल में ऐसे मोड़ पे नहीं छोड़ देना चाहिए। मैंने सही किया या गलत। उसकी बहन बोली तुमने बिल्कुल सही किया, मगर मुसीबत कैसी है मुझे बताओ तो। तब वो बताता है, वो कहता है कि उसका नाम वंशिका है, मैं तुम्हारी उससे बात कराना चाहता हूँ। तुम्हें पता है
अप्पी, मैं बेलीगारत वाली पार्क से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा वंशिका को अंदर घुमा दूँ। मैं जैसे ही उसे अंदर लेकर गया, वहाँ वो झूमने लगी। उसने अपने बाल खोले और वहाँ सर घुमाना शुरू कर दिया और अजीब अजीब सी आवाज़ों से मुझे डराने लगी और अजीब से चिल्लाने लगी। मैं डर गया। मैं उसे फ़ौरन वहाँ से लेके भागा और मुझे जो कुछ भी आता था मैंने उसके ऊपर पढ़ पढ़ के फूंकना शुरू कर दिया। मगर मैं बहुत डर गया हूँ कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तब उसकी अप्पी जवाब देती है कि पागल हो गए हो क्या, बेलीगारत कोई जाता है? वो जिन्नातों की पार्क है, वहाँ पे भूत उतारे जाते हैं। हम लोगों के ख़ानदान से आज तक कोई नहीं गया, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? तब वो कहता है मुझे नहीं पता, सब दोस्त जाते हैं, मैं भी चला गया। मगर मैं तब से उसके बाद से आज तक कभी कहीं नहीं गया उसे लेकर, क्योंकि वो अजीब अजीब सी आवाज़ों में मुझसे बात करती है फ़ोन पे। और जब वो बात करती है तो वो कहती है कि मैं वंशिका नहीं हूँ, कोई और है, कोई और बन के बात करती है। ऐसा हो सकता है क्या कि बात वही कर रही है और लेकिन वो कह रही है कि मैं वंशिका नहीं हूँ, वो कोई और है। और फिर वो ये भी कहती है, जब वो अपने होश में आती है तो वो कहती है मेरी सुबह से तुमसे बात नहीं हुई, और जबकि सुबह से मेरी उससे बात हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है अप्पी? तब उसकी अप्पी जवाब देती है, हाँ हो सकता है। अगर किसी पर इस तरह के मामले पेश हों, मान लो जैसे किसी पर जिन्नात हो या भूत हो या कुछ भी ऐसी हो जो गंदी संदी चीज़ें होती हैं, मान लो खबीस वगैरह, तो ये मामले जब पेश आते हैं। मगर तुम इन सब के बीच कहाँ फंस गए? और कौन लड़की, कैसी लड़की है? तुमने ऐसा क्यों किया? सैयद बताओ, ऐसा क्यों किया? कहता अप्पी, मुझे क्या पता था कि वो इस तरह की होगी, और फिर वैसे भी है तो वो इंसान। क्या हम मुसलमान, हमारी गैरत इस तरह की है? ये गैरत हमारी कबूल करेगी कि किसी गैर मुस्लिम जिसको अपने दीन का पता नहीं है, तो क्या मैं उसे भटकने दूँ, उसे बीच रास्ते में छोड़ दूँ, उसकी हेल्प ना करूँ? ये तो गलत है ना, कुरान और हदीस ये नहीं सिखाता है। तब उसकी अप्पी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि भाई तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम उसकी मदद करो, और मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे, वो उन खबीसों से छुटकारा पा जाए। मगर इनके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे खुद कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ये पानी जो तुम ले गए थे, कि फिर वो बोला कि हाँ ये पानी बहुत अच्छा है। जब ये पानी पिया तो मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर से उतर गया है, मेरा बदन एकदम से झिंझोड़ने लगा कोई। तब मुझे लगा कि शायद मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा था या कोई था जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मगर जब तुम्हारा ये पड़ा हुआ पानी पिया तब मुझे सुकून मिल गया। तभी ये पानी मैंने ले जाकर वंशिका को दे दिया, और ये पानी पीते ही वो झूमने लगी, वो बेहोश होकर गिर गई। और जब वो बेहोश हुई उसके बाद जब उसे होश आया तब वो बोली कि मैं वंशिका हूँ, मेरे ऊपर 12 खबीस सवार हैं, और उन खबीसों का उनमें से एक खबीस का पावर ऐसा है कि बड़े बड़े पहाड़ उठा कर के फेंक देगा। तो सैयद तुम क्या चीज़ हो? वो कहती है, सैयद तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मेरी वजह से परेशान हो, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ दो और मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। तो वो कहता है, सैयद कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी वंशिका, तुम नाराज़ ना हो, परेशान ना हो, तुम मेरी अप्पी से बात करो, मैं तुम्हारी बात कराना चाहता हूँ। फिर जब वो अप्पी को बोलती है, हेलो अप्पी, अस्सलाम वालेकुम, तो अप्पी सोचती है ये तो मुस्लिमों की तरह सलाम कर रही है, शायद सैयद ने कुछ ज़्यादा ही इसको सीख दे दी है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उसका सर झूमने लगता है, उसका दिमाग अजीब होने लगता है और आंखें चढ़ने लगती हैं और वो फ़ोन काट कर भाग जाती है। तब सैयद दोबारा उसको कॉल करता है कि तुम में तमीज़ भी है कि नहीं, ये पता नहीं कि मेरी बड़ी अप्पी तुमसे बात कर रही है और तुमने कॉल काट के चली गई, तुमने कॉल काट दी। तब वो कहती है, सैयद मजाक नहीं है, तुम्हारी अप्पी से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिमाग अंदर से कोई झंझोड़ रहा है, मेरी आंखें फटकर बाहर आई जा रही हैं, मेरा दिमाग नाच रहा है, सर चकरा रहा है, झूम रही है मेरी तबीयत। तुम्हारी अप्पी की आवाज़ में पता नहीं कैसी झनकार है
जो मेरे दिमाग में घुस रही है। शायद मैं बात ना कर पाऊँ उनसे। वो कहता है अच्छा ऐसा क्या है, चलो ठीक है, मैं अप्पी से बता देता हूँ। फिर वो सारी बातें अप्पी से बता देता है कि अप्पी वो तुमसे बात नहीं कर पा रही है। अप्पी सोचती है ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, लेकिन वो फिर बात करने की कोशिश करती है और फिर यही होता है कि वंशिका का सर चकराने लगता है और उसको जलाल पैदा होता है। वो कहती है कि मुझे हैबत हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी अप्पी से मुझे डर लग रहा है, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही, मेरे नहीं कुछ समझ में आ रहा। सैयद मैं मोबाइल तोड़ दूँगी अगर दोबारा तुमने मेरी अप्पी से बात कराई। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसको शॉक्ड लगता है कि मोबाइल तोड़ दूँगी, ऐसी भी क्या बात है अप्पी की आवाज़ में जो तुम ये कह रही हो कि मोबाइल तोड़ दूँगी। वो कहता है कोई माजरा ज़रूर है। फिर सैयद अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कोई मामला ज़रूर है, और वैसे भी मुझे अप्पी पर भी डाउट होता है कि शायद अप्पी के साथ भी कोई ना कोई मसला है, वरना वंशिका क्यों डरेगी, वंशिका को ऐसा क्यों लगेगा। फिर वो अप्पी से जिक्र करता है और अप्पी से कहता है अप्पी तुम दरियाफ्त करो, आखिर ऐसा क्या है जो वंशिका तुमसे डर रही है, उसके ऊपर तो भूत नटुए हैं ना, वो क्यों डर रही है तुमसे। अब ये मामला तो समझ के बाहर होता जा रहा है। ये हम भाई बहन मिलके सुलझाते रहेंगे तो शायद इस तरह ना सुलझे। इस मामले में किसी और को भी मुझे शामिल करना पड़ेगा। सैयद सैम कहता है कि अप्पी किसे, कौन है, मम्मा को बताओगी, मम्मा मार डालेगी, फिर तुम किसे बताओगी। लेकिन अप्पी कहती है मेरे तो मामला समझ के बाहर होता जा रहा है, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। फिर उसकी बहन, वंशिका की बहन निशा, वो उसे एक मस्जिद है शैदरा, वहाँ ले जाती है और वो कहती है कि शैदरे वाले बाबा इसको ठीक कर दिए। अब वो नॉन मुस्लिम है, उनका ईमान तो उस पर ही है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके पैर भारी हो जाते हैं। उस मस्जिद में ऐसे वैसे लोग एंटर नहीं हो सकते, उसके पैर ज़मीन में गड़ जाते हैं, जम जाते हैं, वो हिलते नहीं हैं। निशा कहती है उसकी बहन वंशिका आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मगर वंशिका कहती है मेरे पैर जम गए हैं, मुझे कोई रोक रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरी मदद करो निशा, मेरी मदद करो। मगर निशा उसको खींच नहीं पा रही होती है, निशा की इतनी ताकत नहीं होती है कि वो वंशिका को वहाँ से खींच पाए। थोड़ी ही देर बाद सैम कॉल करता है और कहता है वंशिका आगे बढ़ो, हिम्मत करो वंशिका, हिम्मत करो। जैसे तैसे वंशिका का पैर आगे बढ़ता है और वो मस्जिद के ज़िम्मे चढ़ती है और वहाँ पे एक मुलाकात होती है एक हाफिज से। तब वो बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर 12 खबीस हैं, लाहौल बिलाकुत। ये सुनकर वंशिका चौंक जाती है कि 12 खबीस, उनमें से एक खबीस फ़ौरन हाजिर हो जाता है और कहता है ए मुल्ले, तेरा गला दबा दूंगा मैं अगर तूने वंशिका को हाथ लगाने की कोशिश की। इसकी एक बहन तो मैं ले जा चुका हूँ, इसकी दूसरी बहन भी वंशिका, मैं इसको भी ले जाऊँगा। अपनी जगह पे खड़े रहना, वहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, वरना इस लड़की को, वंशिका को मैं यहीं से धक्का मारूंगा, मैं ले के साथ में कूद जाऊंगा और तू देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मौलाना साहब डर जाते हैं और कहते हैं देख मैं तुझे अभी धर्म भरम भस्म किए देता हूँ। तब वो कोई आयत पढ़ते हैं और उस पर पानी की छींट मारते हैं, उनमें से एक खबीस भस्म हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हर जुमेरात आना और यहाँ हाजिरी देना, अब मैं एक एक करके सारे खबीसों को मार दूंगा। फिर वो ये सारी बातें अपनी अप्पी को कॉल करके बता देता है कि अप्पी उस पर एक खबीस हाजिर भी हो गया था और उसने ऐसी ऐसी बात कही है, अब बताओ अब क्या करूँ। वो कहती है अल्लाह पर सब छोड़ दो, अल्लाह बहुत बड़ा है, सारी बातों को हल कर देगा और तुम थोड़ा उससे दूर भी रहा करो। वो कहता है मैं दूर हो जाऊँ, मगर फिर उसके सारे खबीस ये सोचेंगे कि मैं डर गया। अब बताओ मेरी इज्जत का सवाल है, क्या मैं ऐसा करूं? तब वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, खबीसों को तो यही लगेगा कि वो डर गया है।
तो फिर वो वंशिका को कॉल करता है और उससे बात करता है। वंशिका, तो वो वंशिका कहती है मैं वंशिका नहीं हूँ, और वो वंशिका ही बात कर रही होती है, मगर वो कहती है कि मैं वंशिका नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं इसका खबीज़ बोल रहा हूँ और ये मेरी महबूबा है, इससे तुम दूर रहा करो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा और तुम्हें ऐसी मौत दूँगा कि तुम याद करोगे। तो सैयद कहता अच्छा तुम मुझे मौत दोगे? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, शैतान का नहीं। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं अल्लाह वाला हूँ। वो कहता है तुम जैसे अल्लाह वालों को बहुत मैंने घाट उतार दिए हैं, अब तुम्हारी बारी है लगता है। वहीं खड़े रहो जहाँ हो, मैं यहीं से खड़े खड़े तुम्हारा गला दबा दूँगा। वो कहता है अच्छा मैं बहुत दूर हूँ कर्नाटक में, तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। तो वो कहता है 2 मिनट लगेंगे। फिर अचानक सैयद का गला दबने लगता है, सैयद के पैर ज़मीन में जम जाते हैं और वो चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐ अल्लाह। धीरे धीरे वो कलमा पढ़ने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके मुंह से कलमा निकल नहीं रहा होता है। वो पूरी ताकत लगा देता है, पूरी कोशिश करता है, मगर वो आयतुल कुर्सी भी नहीं पढ़ पाता है। फिर उसको चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगता है। जैसे ही वो गिरता है ज़मीन पे, उसे ये याद आता है कि उसका पड़ा हुआ पानी रखा है, वो पी ले शायद उसे वो ठीक हो जाए, लेकिन वो पड़े हुए पानी तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। वो खिसकने की कोशिश करता है मगर उसके पैर जम जाते हैं, वो हिलता है मगर वो हिल नहीं पाता है। फिर अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और उसमें सूरे बकर लगा लेता है। तब वो उसे सुनता है, तब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अब मुझे सुकून मिला। तब वो सुकून पाता है। दूसरे दिन सारा वाक़या वो अपनी अप्पी को बता देता है और फिर कहता है कि बताओ उन खबीसों ने मेरा गला दबाया, अब वो यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं, अब मैं क्या करूँ। फिर उसकी अप्पी उसे समझाती है भाई नमाज ना छोड़ना, सारी जड़ नमाज है, तुम नमाज पढ़ोगे। अब तो ये लोग डराने पे उतारू हो गए हैं और अपने बीच की सारी बात मुझे बताते भी हैं कि आज मैंने वंशिका के साथ ये किया, आज मैंने वंशिका के साथ वो किया। और वो काफ़ी देर बेहोश पड़ी रहती है। उसकी अप्पी काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि वो बेचारी मासूम लड़की, उसका क्या कसूर है, अल्लाह ताला उसे ठीक कर दो। उसके हक़ में बहुत दुआ करती है और रोती है और परेशान हो जाती है कि एक हंसता खिलखिलाता चेहरा वंशिका, आखिर क्यों अल्लाह पाक आपने उसको ऐसा कर दिया। वो बहुत दुआ करती है, हर नमाज में दिन ब दिन उसके लिए दुआ करती जा रही होती है। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात वंशिका से होती है। उसका भाई जब कर्नाटक से वापस आ जाता है तो वो ये कहता है चलो अप्पी मैं तुम्हें वंशिका से मिलवाता हूँ। फिर वो उसके साथ गाड़ी पे बैठ के चली जाती है उससे मिलने। वो वहीं पहुँचती है शहतरे वाली मस्जिद, जहाँ वो उसे बुलाती है। अब वंशिका का सामना होगा। उसकी अप्पी सोचती है ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या कहूँगी उससे। चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, कम से कम उससे मुलाकात तो हो जाए, मैं देख तो लूँ उसे। वो जैसे ही ऊपर पहुँचती है और मस्जिद के ज़ीने चढ़ती है, वो सामने से देखती है वंशिका को, और वंशिका सामने से उसे देखती है और देख के फ़ौरन नज़रें बदल लेती है और भाग जाती है ऊपर। उसकी अप्पी सोचती है कि इसने मुझसे सही से मुलाकात भी नहीं की, हाय हेलो सलाम दुआ भी नहीं की। उसका भाई सैम उसे बहुत बुरा लगता है कि तुमने मेरी अप्पी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। तब वो कहती है सैम अप्पी को नीचे रहने दो, मैं उन्हें देख रही हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे जलाल भी पैदा हो रहा है, मैं शायद उनसे बात नहीं कर पाऊँगी। वो कहता है हिम्मत रखो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी चीज़ें हैं जो उनसे डर रही हैं, तुम हौसला रखो, तुम्हारी उनसे मुलाकात नीचे मैं भी करवाऊँगा, तुम उनसे अच्छे से मिल लोगे। तब वो कहती है ठीक है
चलो नीचे। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी अप्पी से वो मिलती है नीचे जाकर, फिर वो बहुत अच्छे से बात करती है। मैंने ऐसी वंशिका पहली बार देखी। बहुत अच्छे से वो मुझसे मुलाकात करती है, मुझे गले लगाती है और कहती है अप्पी मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। वो ये सोचती है कि वंशिका मुझसे सही से बात तक नहीं कर पाती है, उस टाइम ये इतना खुश है। चलो कोई बात नहीं, ये खुश तो है, इसकी खुशी मेरे लिए ज़रूरी है। मेरे दिल पे लग जाता है कि उस मासूम सी बच्ची इतनी तकलीफ़ों में गुज़र रही है। खैर वो उसको गाड़ी सिखाती है, उसके साथ घूमती है, फिरती है, मज़े करती है। उसकी अप्पी को भी बहुत अच्छा लगता है वंशिका के साथ। एक इंसानियत भी यही गवारा करती है कि किसी को तकलीफ़ और दुख में हम ना देखें। हम उसे अगर सुख नहीं दे सकते तो उसे दुख भी ना दें, और उसके दुख मिटाने की वजह भी बन जाए। मगर उसका ये खिलखिलाता चेहरा देख दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक ये ऐसे ही खुश रहे। पता नहीं उससे मुझे इतनी हमदर्दी क्यों है, मगर है तो है, मुझे उससे हमदर्दी है। और वो बहुत प्यारी है। वो नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ, है तो वो इंसान, है तो अल्लाह की बनाई हुई बंदी। मैं ज़रूर इसके हक़ में दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इसे ठीक कर दो, इसे अच्छा कर दो। ये बच्ची है तेरी, इसकी क्या ख़ता, इसकी क्या गलती है, इसे ठीक कर दो अल्लाह पाक। जैसे तैसे फिर वहाँ से निकलते हैं। सैयद में और वंशिका में कुछ अनबन हो जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद सैयद मुझे लेके अपने घर पहुँचता है तो मम्मा को काफ़ी टेंशन और फिक्र हो जाती है कि ये दोनों भाई बहन क्या गुल खिला रहे हैं जो मुझे बता नहीं रहे। और तो और उनके चाची को भी फिक्र होती है कि ज़रूर दोनों मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हैं जिसकी खबर अभी तक हुई नहीं है। ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है? ये तो हर बात मुझे बताती है, मगर इस बार इसने कोई खबर नहीं दी। ये दोनों को आने दो, मैं अच्छे से खबर लूँगी। फिर वो उनके चाचू से ज़िक्र करती हैं कि तुमने सुना ये लोग ज़रूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। तो उनके चाचू जवाब देते हैं हाँ शायद, क्योंकि मैंने 2 लाइन सुनी थी। वो दरवाज़े पे खड़ी बात कर रही थी सैम से, तब मैंने सुना था कि वो ये कह रही थी कि दुआ